Hey friends, welcome back to परचम। थैंक यू सो मच, यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग द क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़। और आप लोगों की ही डिमांड पे हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उसकी MCQs भी हम लेकर के आ रहे हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज है लेक्चर नंबर 4 क्लाइमेटोलॉजी में। तो क्या लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे तो आज का समझ में नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज से ही ज्वाइन कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम, आज की क्लास देखिए और उसके बाद में यू कैन गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे इंसोलेशन, यानी कि सन से जो रेज अर्थ तक आती हैं, रेडिएशन अर्थ तक आती हैं, इंसोलेशन उसको कहते हैं। उस इंसोलेशन को गवर्न करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसोलेशन के बारे में देखा था कि भाई सन एनर्जी बनाता कैसे है, वो एनर्जी हम तक कैसे आती है, उस एनर्जी में होता क्या क्या है। तो हमने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था और फिर हमने बात की थी कि इंसोलेशन सेम नहीं रहता हमेशा, है ना। गर्मी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लाइट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सन की इस रेडिएशन को अफेक्ट करते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम करते हैं। तो वो सारी बातचीत आज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक हैप्पी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। परचम का 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन वाला जो एक माइलस्टोन होता है वो होने वाला है बहुत जल्दी, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। सो वी आर ऑन आवर काउंटडाउन फॉर 1 मिलियन। और क्योंकि यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, आपके बिना ये सारे सब्सक्रिप्शंस होते ही नहीं ऑफ कोर्स। सो जैसे कि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, 1 मिलियन से कुछ बदलेगा इतना नहीं, पर ये एक सेलिब्रेशन का मौका है और इसीलिए आपके लिए बहुत सारे कॉन्टेस्ट लेकर के हम आ रहे हैं। सबसे पहला कॉन्टेस्ट अनाउंस हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो सोशल हैंडल पे जाइए, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके आप देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। मैं भी ब्रीफ कर देती हूँ। अब से आगे आने वाले 3 दिन तक, यानी कि आज है 29, 30 और 31 ऑफ जुलाई तक जितने भी वीडियोस परचम पे लॉन्च किए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 में एनी 5 वीडियोस विल हैव 5 क्लू क्वेश्चंस। ओके, सो ये जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट है ये आपका क्वेश्चन हंट है। सो आपको उन 5 क्लू क्वेश्चंस तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? वीडियोस देख करके पहुंचना पड़ेगा। किन्हीं भी वीडियोस में वो 5 क्लू क्वेश्चन हो सकते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको अपने पास रिजर्व रखने हैं। जैसे ही आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 31 ऑफ जुलाई तक आपको सारे मिल जाएंगे, तो आपको 5 क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में आंसर करके हमें मेल करने हैं। ओके, ईमेल आईडी है perchamclasses06@gmail.com। ये हर जगह आपको फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा। सेम सीक्वेंस में आपको आंसर्स भेजने हैं। कब तक? 31 जुलाई शाम को 7 बजे तक ये कॉन्टेस्ट क्लोज हो जाएगा। जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा, एनी 3 स्टूडेंट्स, दे विल बी गेटिंग प्राइजेस। इट इज सच एन इंटरेस्टिंग, एक तरह से क्वेश्चन हंट है। आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं और फिर उनका आंसर करना है। ठीक है, सो चलिए ये आप देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, विच इज ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले जल्दी से वापस मैं बता देती हूँ इंसोलेशन, ऑल्दो मैंने 2-3 बार अभी भी बोल दिया। इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सन बहुत सारे रेडिएशंस भेजता है, उसका कुछ बहुत टाइनी माइन्यूट हिस्सा ही हम तक पहुँचता है। कितना? 1 बिलियन में से ओनली 2 पार्ट्स। ओके, 1 बिलियन पार्ट्स में से ओनली 2 पार्ट्स हम तक पहुँचता है और इस छोटे से टाइनी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन वैसे तो हर जगह वेरी करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, सरफेस पे हर जगह अलग अलग लेवल पे आएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक एवरेज इंसोलेशन देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव करता है 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हो गई आपकी एरिया की यूनिट, ये हो गई आपकी टाइम की यूनिट। तो जितना रेडिएशन आपने रिसीव किया पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, उसको कितना हमने कैलकुलेट किया है? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, ये क्या है? ये है सोलर कांस्टेंट। ये वाकई में एक्चुअली प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होता, ये रिलेटिव कांस्टेंट है। क्या होता है रिलेटिव कांस्टेंट? कि अगर आप कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर दो, जैसे कि आपने बोला कि भाई सन से अर्थ की दूरी अगर हम फिक्स कर दें, एवरेज ले लें। आप बोलोगे मैम ये तो फिक्स ही होती है। नहीं होती फिक्स। जब अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व कर रही होती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब अर्थ सन के सबसे क्लोज होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब अर्थ सन से बहुत दूर होती है, मैक्सिमम दूरी पे होती है, उसको बोलते हैं एपीहीलियन। ओके, एपीहीलियन। तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन में वैसे तो सन से अर्थ का डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन हमने फिक्स मान लिया कि अगर हम एक फिक्स मान लें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम ले लें कि भाई इतनी दूरी है, और
हम अगर एक और चीज फिक्स कर दें, और वो क्या है, एंगल जिसपे कि सन की रेज पड़ रही हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अब आप जानते हो कि अर्थ इज स्फेयर तो नहीं है, पर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ऊपर नीचे से थोड़ा फ्लैटेंड है, पर मोर और लेस स्फेरिकल जैसा दिखता है। तो जब सन की रेज पड़ेंगी तो एंगल सेम नहीं बनाती, यहाँ पे पोल्स पे अलग एंगल बनता है, इक्वेटर पे अलग एंगल बनता है, ये भी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक पकड़ो। तो हमें पता है, साइंटिस्ट को भी पता है कि ये एंगल सेम नहीं रहता, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि अगर हम डिस्टेंस एक सेम ले लें अर्थ और सन का, अगर जिस एंगल पे सनरेज पड़ रही हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, आउटर एटमॉस्फेयर में, उसको कॉमन ले लें तो ये सोलर कांस्टेंट होगा। यानी कि तो ये रेडिएशन जो धरती तक पहुंचेंगे उनको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.93 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ में आ गई बात? चलिए, सो इसलिए इसको रिलेटिव कांस्टेंट कहते हैं। असल में ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी होता रहता है, और क्यों वेरी होता है, किन वजह से वेरी होता है, वही आज पढ़ना है। ओके, सो व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? टोटल रेडिएशन एनर्जी, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, विजिबल लाइट भी आ जाएगी, यूवी, एक्सरे, गामा रेज भी आ जाएंगी, इंफ्रारेड, जो भी हमने पूरा सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ा। सो टोटल रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन पर यूनिट ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे हमने लिया पर मिनट, ये यूनिट ऑफ टाइम है, पर यूनिट ऑफ एरिया जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑन अ थियोरेटिकल सरफेस, एक्चुअल सरफेस नहीं, एक्चुअल सरफेस तो बहुत सारे, ऑन अ थियोरेटिकल सरफेस परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज एंड एट अर्थ्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। समझ में आ गया? और मीन डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर मान लें तो कितना रेडिएशन पड़ेगा, आप डायग्राम से समझो। कॉन्सेप्ट जब समझाते टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, फिर चीज़ें फटाफट कवर हो जाएंगी। सो ये अगर सन है और ये अर्थ है, हालांकि सन बहुत बड़ा बनेगा, अर्थ से बहुत बड़ा, पर आप डायग्राम पर्पस से समझ लीजिए कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हम एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ले लें या फिर एक थियोरेटिकल सरफेस ले लें, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर का कोई सरफेस तो होता नहीं है, ये थियोरेटिकली ही है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इस तरह से दिखेगा। सो अगर ये जो रेज आ रही है ये 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल बनाएं, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स हो अगर, तो जितनी एनर्जी रिसीव होगी कितनी होगी, 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.366 व्हाटएवर किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.94 कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब एक ही बात है, अलग अलग यूनिट्स में दिया हुआ है। ये होगा सोलर कांस्टेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके, अब हम चलते हैं कि भाई हमें पता है सोलर कांस्टेंट नहीं रहता, हम कैलकुलेशन पर्पसेस से, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस से लेते हैं, लेकिन वाकई में जब रेडिएशन एटमॉस्फेयर तक आएगी अर्थ के, या अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सरफेस तक आएगी, ये ओहो आई एम सो सॉरी, ये अर्थ है, ओके, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सन रेज पहले एटमॉस्फेयर तक आएंगी, फिर क्रॉस करके सरफेस तक आएंगी, तो यहाँ कितनी पड़ेंगी, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं, और इसको क्रॉस करके जब आएंगी तो यहाँ कितनी पड़ेंगी, सरफेस पे भी अलग अलग जगह अलग अलग इंटेंसिटी से आएंगी, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, फिर एक एक को जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्टर्स में से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, सो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो सबसे पहला है सोलर एक्टिविटी या सन स्पॉट, यानी कि सबसे पहला फैक्टर ही सन है, सन के ऊपर है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि सोलर स्टॉर्म के बारे में एक बर्निंग इशू चैनल पे आपने पढ़ा होगा, पूजा मैम ने लिया था। सो सोलर स्टॉर्म सन एक्टिविटी या सन स्पॉट से ही रिलेटेड है ना। तो सन के बारे में अभी हम देखेंगे कैसे कि सन की एक्टिविटी रेडिएशंस को अफेक्ट करती है, कितना रेडिएशन आएगा कितना नहीं आएगा। फिर पेरीहीलियन एपीहीलियन आइडिया मैंने आपको दे दिया कि अर्थ की डिस्टेंस, अर्थ का डिस्टेंस सन से जब वेरी करता है तो भी रेडिएशन अफेक्ट होगा। रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, और अर्थ रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड। तो रिवोल्यूशन वाला चीज तो पेरीहीलियन एपीहीलियन डिस्टेंस हम पढ़ लेंगे। रोटेशन और अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, ये सब भी देखेंगे। उसकी वजह से भी बहुत सारे इंसोलेशन में वेरिएशंस आते हैं। ओके, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अर्थ का जो शेप है, जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, कर्वेचर है, उसकी वजह से सनरेज हर जगह समान रूप से अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती। ओके, वो हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी किस एंगल पे सनरेज पड़ रही है। अर्थ इतनी छोटी है, सूरज इतना बड़ा है, तो लाइट तो बराबर डालेगा,
लेकिन जो रेज पड़ रही हैं उनके एंगल में फ़र्क आ जाता है और उसकी वजह से जो इंसोलेशन का इम्पैक्ट है वो वेरी करता है। ठीक है, वो हमें देखना है। फिर एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, अच्छा अर्थ के एटमॉस्फेयर तक अगर बराबर सनरेज आ रही हैं 2 पॉइंट पे तो भी यहाँ डिफरेंस हो सकता है धरती तक पहुँचने में, अगर एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज हो। यानी पूरे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग हैं वो वेरी करवा देंगी कि कितनी सनलाइट पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, कितना रेडिएशन पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। लास्टली फॉरेस्ट कैनोपी, जो फॉरेस्ट कवर होता है, जो पेड़ पौधों की जो हम क्या बोलते हैं, पत्तियां पूरी फैली हुई होती है ना, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंसोलेशन पे, वो भी हमें देखना है। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मीटियोर्स होते हैं, वो अपना इम्पैक्ट थोड़ा दिखा देते हैं, बट देन दे आर वेरी माइन्यूट इम्पैक्ट कॉजिंग थिंग्स। सो मेन हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? सोलर एक्टिविटी से। अब देखिए, सोलर एक्टिविटी में ये समझिए कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस सन की एक्टिविटी में नहीं देखने को मिलते हैं, ओवर द ईयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मेन चेंज जो सन की एक्टिविटी में देखने को मिलता है वो ये है कि इसकी 11 साल की एक साइकिल होती है। ओके, उस 11 साल में 11 ईयर साइकिल में सन की एक्टिविटी, जो हीट या रेडिएशन भेजने की एक्टिविटी, वो बढ़ती और घटती है। ये एक साइकिल चलती है। फिर 11 साल खत्म होते ही फिर एक्टिविटी बढ़ने वाली शुरू होगी, फिर घटने वाली शुरू होगी। 11 साल के मिड तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम रेडिएशन होता है, शुरुआत और एंड में थोड़ा कम होता है। सो द मेन चेंज इन सन इज एन 11 ईयर सोलर साइकिल। ओके, और यहीं दे दूं आपको पहला सवाल, इधर मैंने लिखा तो नहीं है ना, चलो आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बताओ अभी कौन सा सोलर साइकिल चल रहा है अर्थ पे? अभी एट द मोमेंट कौन से नंबर का सोलर साइकिल चल रहा है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करो। ये आई थिंक आपसे पूजा मैम ने भी पहले पूछा था, पर बहुत से बच्चों ने हो सकता है नहीं देखा हो वीडियो या आंसर नहीं किया हो, सो ट्राई इट आउट। सो हाई एंड लो एक्टिविटी। सो इस सोलर साइकिल के दौरान सन की एक्टिविटी हाई और लो रहती है। कभी सन ज़्यादा रेडिएशन भेजेगा, कभी कम भेजेगा। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा क्यों होता है? सन स्पॉट्स से हम ये आइडिया लगा सकते हैं। सन स्पॉट एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ये देखो, ये जो आपको धब्बे दिख रहे हैं सन के ऊपर, ये बेसिकली जब सन क्या करता है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था एनर्जी कैसे बनती है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सरफेस तक ये एनर्जी पहुंचती है। कोर में बनती है और सरफेस तक पहुंचती है। पहुंचती कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के थ्रू। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब बहुत ज़्यादा बनने लग जाती हैं तो इनके जो सेंटर वाला एरिया होता है ना, ये बन रही हैं बहुत सारी रेडिएशंस। तो यहाँ पे जो सेंटर एरिया होता है वो कम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का रह जाता है, तो धब्बे जैसा दिखता है, क्योंकि आसपास बहुत एनर्जी हो रखी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। सो इसको कहते हैं सनस्पॉट। और ये सनस्पॉट आपको ये आइडिया देता है कि अच्छा, बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी हो रही है, यानी रेडिएशंस बढ़ रहे हैं सन के। गॉट द पॉइंट? जितने ज़्यादा सनस्पॉट उतना ज़्यादा इंक्रीज इन रेडिएशन और उसका इम्पैक्ट धरती पे इंसोलेशन में पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सन एकदम से आग बबूला हो गया और हम यहाँ जल गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो सनस्पॉट्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन सन्स मैग्नेटिक फील्ड राइजिंग अप टू द फोटोस्फेयर। और ये सनस्पॉट कहाँ देखने को मिलते हैं? फोटोस्फेयर पे। फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर और फिर कोरोना, ये 3 मैंने सन के एटमॉस्फेयर वाला या सरफेस वाला बताया था आपको, लेयर्स होती हैं। सो फोटोस्फेयर पे कोर से जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं तो उसकी वजह से सनस्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, अभी बेसिक समझो, सन को डिटेल में पढ़ेंगे तब और समझाऊंगी। सन्स विजिबल सरफेस कौन सा है? फोटोस्फेयर है, इसी के कारण सन हमें दिखता है। ठीक है, अब ये जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इनके आसपास सनस्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये इतने पावरफुल पॉइंट्स नहीं रहते, यहाँ पे एनर्जी कम होती है, और इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं, ये सोलर फ्लेयर्स बन के, सोलर फ्लेयर जैसे कि यहाँ देखो, ये देखो, एकदम से सोलर एनर्जी का गुबार निकलेगा या फिर सोलर वेव निकलेगी या सोलर विंड निकलेगी, है ना। और ये अंदर से सोलर वेव्स निकलती हैं और बाहर ये जो कोरोना होता है, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो सोलर विंड की तरह उस एनर्जी को भेजता है यूनिवर्स में और वो एनर्जी हम तक भी पहुंचती है। तो ऐसा होता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एकदम से सन का रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ जाए। ठीक है, सो सोलर फ्लेयर्स बन के एनर्जी निकलती है। कोरोनल मास इजेक्शंस, मास इजेक्शन यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजी जाएगी एट द पीक ऑफ द साइकिल। लेकिन अब कितना फर्क पड़ता है वो देखो, जब अपनी पीक पे होती है साइकिल, यानी कि मिडिल में होगी, 11 साल की साइकिल है तो करीब
5वें से 6ठे साल के बीच में पीक पे होती है ये अपनी। सो एट द पीक ऑफ द साइकिल अबाउट 0.1% मोर एनर्जी रीचेस द अर्थ, इतना ही फर्क पड़ता है, विच कैन इंक्रीज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बाय 0.05 to 0.1 डिग्री सेल्सियस। इतना फर्क करेगी। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा है, 0.1 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी बढ़ जाएगी हमारी अर्थ पे, ग्लोबल वार्मिंग पहले ही तेज़ है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप देखोगे कि भाई ये जो इम्पैक्ट है, अच्छा पहले तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर है। कौन सा है ये फैक्टर? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये अर्थ की वजह से नहीं हो रहा है ना। सो इट इज एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विच इज नॉट बिकॉज ऑफ और रिलेटेड टू अर्थ, ये सन की वजह से हो रहा है ना। तो ये कौन सा फैक्टर है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना भी नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो इंसोलेशन को अफेक्ट कर देती हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस। ये एक बहुत मेजर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था 1991 में फिलीपींस के अंदर, जिसने धरती को कई सालों तक 0.4 डिग्री तक ठंडा कर दिया था। ओके, सो ये है वोल्केनिक इरप्शन माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में हुआ था, और इसकी वजह से कई सालों तक 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आ गई थी। अब आप बोलोगे मैम वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, गर्मी बढ़नी चाहिए, गिरावट क्यों? क्योंकि ये जो वोल्केनिक एशेज होती हैं ये सालों तक एटमॉस्फेरिक लेयर में फैली रह सकती हैं और ये इंसोलेशन को धरती तक आने में रोकेंगी। समझ गए? ये वापस स्कैटर कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं और धरती तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ओके, सो सोलर एक्टिविटी का इतना भी असर नहीं पड़ता, कुछ असर तो हमारे वोल्केनोज डाल देते हैं, उससे ज़्यादा असर, उससे भी ज़्यादा असर हम डालते हैं, हम इंसान, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि हर डेकेड यानी हर दशक, हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है 1980 से अब तक। तो ग्राफ्स ये बताते हैं। ठीक है, तो बेचारा सन तो जो था वो 11 साल में एक बार 0.1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हमको पहुंचाएगा। हम तो हर 10 साल में 0.2 डिग्री का इंक्रीज पहुंचा रहे हैं। सो वी नीड टू वर्क समथिंग ऑन इट, एंड अब हर कोई जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे काम शुरू होगा। आई रियली होप सो। तो ये था पहला फैक्टर, सोलर एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन इन इंसोलेशन, विच इज पेरीहीलियन एपीहीलियन। देखो, प से पेरी, प से पास, तो अर्थ सबसे पास कब होती है सन के? अर्थ सबसे पास होती है पेरीहीलियन पे, जो कि आता है कौन सी, यहां पता नहीं कहां लिखा है मैंने, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, दैट इज द डेट। 3 जनवरी को अर्थ सूरज के सबसे पास होती है, और इस समय डिस्टेंस क्योंकि सबसे कम होता है तो सन का इंसोलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पर कंपैरेटिवली पड़ता है। और 4 जुलाई को आता है एपीहीलियन। एपीहीलियन में धरती सबसे दूर होती है सन से, और इस समय इंसोलेशन ऑफ कोर्स थोड़ा कम पड़ेगा। जितनी दूरी उतनी गर्मी और लाइट थोड़ी सी कम, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये धरती तक आते आते और सबसाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये आइसोलेशन में वर्क नहीं करे। समझिएगा, कोई भी फैक्टर अकेला काम नहीं कर रहा होता। धरती दूर है सन से तो इंसोलेशन कंपैरेटिवली कम आ रहा है, कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। आपके विंड करंट्स हैं, आपके ओशन करंट्स हैं, आपका इंक्लिनेशन है, ओके, आपके एटमॉस्फेयर में उस समय क्या चल रहा है, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं नहीं है, तो इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है। कभी भी कोई भी फैक्टर अकेले काम नहीं करेगा। ठीक है, सो पेरीहीलियन एपीहीलियन हालांकि गवर्निंग फैक्टर होते हैं, लेकिन बहुत इंपैक्ट क्रिएट नहीं करते, माइनर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ये एटमॉस्फेयर तक जितना इंसोलेशन आएगा वहीं तक वर्क करेंगे, उसके आगे इतना इंपैक्टफुल नहीं होते। तो ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ इज फार्देस्ट 152 मिलियन किलोमीटर्स ऑन 4 जुलाई। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं या पहले समझा दूं? चलो समझा देती हूँ। दिस पोजिशन इज कॉल्ड एपीहीलियन। अब मैंने बोला पेरीहीलियन पास, तो पास कब है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को अर्थ इज नियरेस्ट 147 मिलियन किलोमीटर्स, इसको पेरीहीलियन बोलते हैं, और इसलिए एनुअल इंसोलेशन 3 जनवरी को जो मिलेगा वो स्लाइटली मोर होगा, स्लाइटली मोर, 2.01 तक आई थिंक हो जाता है ये। और उस केस में एपीहीलियन के केस में 1.91 समथिंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो अब चलो मुझे एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइएगा।
आंसर तो मुझे ही देना है, आप हाथों हाथ बता ही नहीं सकते हो। बताइए, अगर पेरीहीलियन पे अर्थ सन के सबसे पास होती है, लेकिन इंडिया में फिर भी ठंड क्यों पड़ रही होती है? जनवरी में होता है ना पेरीहीलियन, लेकिन जनवरी में तो फिर ज़्यादा इंसोलेशन होना चाहिए, ठंड क्यों पड़ती है इंडिया में? बुझो तो जाने। वेरी गुड, विंटर सॉल्स्टिस। अब विंटर सॉल्स्टिस या समर सॉल्स्टिस एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि अर्थ के अपनी एक्सिस पर टिल्ट होने की वजह से होता है, जो अब हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अभी नहीं समझा रही हूँ, यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर जो है वो आ जाता है रोटेशन एंड टिल्ट। हमने सन की एक्टिविटी देख ली, हमने एपीहीलियन पेरीहीलियन यानी रिवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं दूर और पास जाने की वजह से, वो देख लिया। अब है रोटेशन एंड टिल्ट, और ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इंसोलेशन कितना आएगा, कहाँ पे आएगा, उसमें। अब रोटेशन क्या है, तो देखो अर्थ की एक्सिस जो है वो सीधी नहीं है, वो 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड है। यानी कि अगर ये अर्थ है, ये होता भाई, ये इस तरह से सीधी होनी चाहिए थी, ये होता नॉर्थ पोल, ये होता साउथ पोल, ये आपका जाता इक्वेटर, है ना, ऐसे ही होता। लेकिन ये नॉर्थ पोल सीधा नहीं है, ये एक्सिस टिल्टेड है, यानी कि ये इधर हम नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल कंसिडर करते हैं। अर्थ इज अ लिटिल टिल्टेड। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्रीज। यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये रहा जो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए थी अर्थ की एक्सिस की, लेकिन अर्थ की एक्सिस का नॉर्थ पोल यहाँ नहीं होकर के यहाँ है, साउथ पोल यहाँ नहीं होकर के यहाँ है। ओके, तो ये जो एंगल है टिल्ट का, ये कितना है? 23.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात समझो, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, तो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है ना। उस ऑर्बिट का एक प्लेन होता है, जैसे ये ऑर्बिट का प्लेन है, तो ये जो ऑर्बिट का प्लेन है, इससे ये जो टिल्ट हुई है अर्थ, ये भी एक एंगल बनाती है। एक एंगल तो बनाती है अपनी जो एक्सिस होती, अगर वो सीधा रहती उससे, तो वो तो था 23.5 डिग्री। एक एंगल बनाएगी इस ऑर्बिटल प्लेन से। ये ऑर्बिटल प्लेन समझ में आ गया? सन के अराउंड जब रिवॉल्व करेगी तो वो एक ऑर्बिट में करेगी, और उस ऑर्बिट के प्लेन को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन या फिर एक्लिप्टिक प्लेन। एक्लिप्टिक प्लेन भी कहा जाता है। सो इससे जो एंगल बनेगा वो होगा 66.5 डिग्रीज। तो ये दो एंगल्स आपको समझ में आने चाहिए, एक कि अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज, और इस टिल्ट की वजह से ऑर्बिटल प्लेन या एक्लिप्टिक प्लेन से 66.5 डिग्रीज का एंगल अर्थ बनाती है। दोनों बातें समझ में आ गई। अब देखो, ये जो टिल्ट है, इसी का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है कि कौन से लैटिट्यूड पे कितना इंसोलेशन रिसीव होगा। अगर अर्थ सीधी होती और यहाँ से सन के रेडिएशंस आ रहे होते, तो जितने भी भाई एग्जैक्टली बीच सीधी खड़ी हुई होती, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। और ये फिनोमिनन इक्वेटर पे भी सेम होता, ये फिनोमिनन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब जगह सेम होता बेसिकली, है ना। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। लेकिन क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, इस वजह से क्या हुआ, अब यहां देखो, मैं जूम करके आपको समझाती हूं। अर्थ के टिल्ट की वजह से ये होता है कि दिन और रात का समय चेंज हो जाता है अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। ड्यूरेशन जो लॉन्ग लेंथ होती है ना, वो चेंज हो जाती है। अब ये है अर्थ के रोटेशन की एक्चुअल एक्सिस, यानी अर्थ टिल्टेड है। अब इससे क्या हो रहा है, देखो, ये इक्वेटर आ रहा है। विच कलर शुड आई टेक? ओके, ये इक्वेटर है, यहाँ पे बाकी लैटिट्यूड्स होंगे, और ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अगर अर्थ सीधी होती तो नॉर्थ पोल यहाँ आता, साउथ पोल यहाँ आता, इक्वल ड्यूरेशन का ये पूरा डे टाइम पूरी धरती फेस करती, इक्वल ड्यूरेशन का नाइट टाइम पूरी धरती फेस करती। बट बिकॉज ये टिल्टेड है, अब देखो, ये हो गया एक्चुअल नॉर्थ पोल, ये हो गया एक्चुअल साउथ पोल, और ये जो सनलाइट आ रही है ये नॉर्थ पोल के बियॉन्ड जा रही है। यहाँ तक नॉर्थ पोल खत्म हो गया, इसके भी आगे तक जा रही है। यानी कि यहाँ पे ये देखो, धरती घूमती रहेगी, और क्योंकि टिल्टेड है अभी अर्थ, तो यहाँ पे 6 मंथ्स का डे टाइम होगा, रात होगी ही नहीं 6 महीने तक। और ये देखो साउथ पोल, बिल्कुल सूरज की रोशनी आ ही नहीं रही, 6 महीने तक यहाँ पे रात ही रहेगी, दिन नहीं होगा। सिमिलरली आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करो, ये है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ये कौन सा सॉल्स्टिस है? ये है समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो मैक्सिमम इंसोलेशन ले रहा होता है, यानी कि सूरज का जो ताप आता है, जो रेडिएशन आते हैं, वो मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहे होते हैं इस समय समर सॉल्स्टिस में। और ये कब आता है? ये जून में आता है।
गर्मियों के टाइम जब हम गर्मी फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करते हैं, इंडिया। ओके और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो मिनिमम इंसोलेशन रिसीव करता है। देखो साउथ पोल पे तो पहुंच ही नहीं रही लाइट 6 महीने तक। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा विंटर सॉल्स्टिस, जब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें मिनिमम इंसोलेशन आएगा और सदर्न में मैक्सिमम। और इसीलिए जब पेरीहीलियन होता है, हालांकि पेरीहीलियन में धरती सबसे पास होती है लेकिन वो विंटर्स में होता है और विंटर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे कम इंसोलेशन पहुंचता है, इसलिए हम ठंड एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं ना, वो इसी रीजन से होते हैं, बिकॉज टिल्ट है अर्थ का। और ज्यादा डिटेल में सब समझाऊंगी पर अभी नहीं, दिस चैप्टर इज नॉट मेंट फॉर दिस थिंग अलोन। इसलिए आई होप मोटे मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टिल्ट ऑफ अर्थ से क्या होता है, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग इंसोलेशन रिसीव होता है। सीजन्स भी इसी से चेंज होते हैं, है ना, कहीं पे गर्मी आ रही है, कहीं पे सर्दी आ रही है। अगर सेम होता तो सब जगह सेम ही चल रहा होता, सीजन चेंज ही नहीं हो रहे होते। सो जो इंडिया में हम गर्मियों में लंबे दिन एक्सपीरियंस करते हैं वो इसी टिल्ट की वजह से करते हैं, सर्दियों में छोटे दिन एक्सपीरियंस करते हैं इसी टिल्ट की वजह से करते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं करते, अक्रॉस द ग्लोब ये फिनोमिनल मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस एक्सेप्ट द इक्वेटर, है ना, इक्वेटोरियल रीजन में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हमेशा रहती है। सो ये वाली चीज़ है। ओके चलिए, अब ये अगला जो पॉइंट है वो मैंने साथ ही समझा दिया कि मैक्सिमम इंसोलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को होता है, जिसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस कब पड़ता है? 21 जून, जिसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, मैक्सिमम इंसोलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और 22 दिसंबर आता है विंटर सॉल्स्टिस, सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात। ठीक है, आई होप टिल्ट की वजह से क्या हो रहा है वो समझ में आ गया। फोर्थ हम पॉइंट पे चलते हैं। सो वी नो दैट अर्थ इज अ जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड, प्रॉपर स्फेयर नहीं है। खैर प्रॉपर स्फेयर भी होता तो भी ये चीज़ आती, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा क्यों बढ़ गई? बिकॉज अर्थ जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी कि यहाँ से ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और इक्वेटर से बल्ज्ड आउट है। ओके और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब सन की रेज आती हैं तो ऑलमोस्ट ये जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं इसमें भी इक्वेटोरियल एरिया में तो बिल्कुल सीधी स्ट्राइक करती है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचती है थोड़ा सा एंगल आपको दिख रहा होगा कि इंक्लाइन होता जा रहा है, और आप जैसे ही पोल्स तक जाओगे बहुत अक्यूट एंगल बनाने लग जाती है, यानी जो एंगल है वो छोटा होता जाता है। यहाँ पे जैसे अगर 90 डिग्री एंगल आ रहा है, यहाँ कहीं तक आते आते 60 डिग्री और यहाँ तक आते आते 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल बन जाता है। तो बहुत तिरछी आती हैं ये किरणें या फिर ये जो रेडिएशन है सन से अर्थ तक। जितनी डायरेक्ट रेडिएशंस आएंगी उतना इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगी, जितनी जितनी तिरछी आएंगी उतना इम्पैक्ट कम करेंगी। ओके तो रेडिएशन सारी सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी की आ रही हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ हर जगह सेम तरह से पहुंच नहीं पा रही। समझ गए ये बात? और कहाँ से हम इसको शो कर सकते हैं? इतना समझिएगा, यहाँ तक सब इंटेंसिटी सब सनलाइट की एक जैसी है। डिफरेंस कहाँ आया? सरफेस पे आने के बाद आया। ये देखो, ये यहाँ पे सीधी स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पे थोड़ी तिरछी, यहाँ पे जाते जाते बिल्कुल तिरछी स्ट्राइक होने लगे। और ये आप यहाँ भी दे सकते हो, ये इंसोलेशन आ रहा है। जो ट्रॉपिक इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे इंसोलेशन कंपैरेटिवली सीधा है, और जैसे जैसे टुवर्ड्स द पोल जाओगे ये शॉर्टर एंगल यानी अक्यूट एंगल्स में कन्वर्ट होता जाएगा, तिरछा होता जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, सन रेज स्ट्राइक अर्थ सरफेस एट डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। कौन किस लैटिट्यूड पे है, जैसे जैसे आप टुवर्ड्स दी पोल्स जाओगे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये छोटा होता जाएगा और इसलिए इम्पैक्ट कम होता जाएगा। और इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर जाओगे जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तिरछी किरणें पड़ने लग जाती हैं। तो हायर द लैटिट्यूड लेस इज द एंगल जो कि रेज बनाती हैं, और स्लांट सन रेज पड़ती हैं, तिरछी सन रेज पड़ती हैं। ठीक है, और इस वजह से ऐसा होता है, किस वजह से? कर्वेचर की वजह से। द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेस एज द एंगल गेट्स क्लोजर टू 90 डिग्री। सीधी किरणें जब पड़ेंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा फील होगी, इसलिए जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा फील होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में भी, सब ट्रॉपिकल्स में थोड़ी तिरछी होती हैं और पोलर में बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, और ये सब क्यों होता है? शेप ऑफ द अर्थ की वजह से। अब
एक तो हुआ एंगल, अर्थ का शेप ऐसा है, इस वजह से एंगल तिरछा बनता है। एक और रीजन है कि क्यों पोल्स पे इंसोलेशन कम पहुंचता है या उसका इम्पैक्ट कम पहुंचता है। देखो, जब सनरेज सीधी इम्पैक्ट करती हैं तो एक छोटे से एरिया तक सीधी सीधी इम्पैक्ट कर दी, जैसे कि मैंने सामने से लाइट डाली, आप तक पहुंच गई स्ट्रेट लाइट, तो एक छोटे से एरिया तक रहेगी। जब लाइट तिरछी जाएगी और एक टेपरिंग एंगल या तिरछा एंगल बनाएंगी तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी सरफेस पे। सीधी आई यहीं तक रह गई, जब तिरछी आई तो थोड़ी फैल भी गई, बिकॉज तिरछी आ रही है, फैल जाती है। कभी आप पेंसिल ब्लेड से छील के देखना, तिरछी हो जाती है ना, वो ज़्यादा एरिया तक आपको वो स्लांट दिखेगा। तो जब स्लांट में लाइट पहुंचती है तो ज़्यादा एरिया कवर करती है, और जब भी कोई चीज़ ज़्यादा एरिया कवर करेगी, लाइट हो या पानी हो, तो वो थोड़ा फैल जाता है। और अगर लाइट फैल जाएगी तो अपनी इंटेंसिटी लूज कर देगी। सो एक और रीजन है एरिया की वजह से, एरिया ऑफ इंसिडेंस। जब सीधे आ रहा है इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे, सीधी लाइट पड़ रही है, एरिया कम है, जहां गिरी वहीं की वहीं पहुंच गई। टेढ़ी है तो ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है। एक और रीज़न है कि जो तिरछी लाइट होगी, क्योंकि देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए लाइट को इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे इतना सा डिस्टेंस कवर करना है। तो जब एटमॉस्फेयर में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है तो भी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर के जो फैक्टर्स हैं वो भी रोल प्ले करेंगे। ओके, सो एक तो एरिया कवर्ड जो है वर्टिकल रेज का वो लेस होता है स्लांट रेज के मुकाबले, इस वजह से एनर्जी ज़्यादा यहाँ पहुँचती है, सीधा इम्पैक्ट करती है, यहाँ पे फैल जाती है। दूसरा, स्लांट रेज को बहुत लंबा डेप्थ तक पास थ्रू होना पड़ता है और इस एटमॉस्फेयर के दौरान उनको एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब का सामना करना पड़ता है, इसलिए भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत थोड़ी सी इंटेंसिटी रह जाती है। आई होप ये वाला फैक्टर भी समझ में आ गया। अब एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर 2, 3, 4 प्रोसेसेस करता है रेडिएशंस के साथ में। किस तरह से रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर? या तो उन रेडिएशंस को एक सर्टेन लेवल तक एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि हमने देखा था कि क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर वेपर्स थोड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। सो एब्जॉर्प्शन रफली 20% एटमॉस्फेयर रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। सेकेंड रिएक्शन जो एटमॉस्फेयर देता है टुवर्ड्स द रेडिएशन, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है ना। जैसे हमने देखा था डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्लाउड्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर आइस क्रिस्टल्स। तो 30% ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने, अभी भी बता रही हूँ। सो 20% तक एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, 50% धरती एब्जॉर्ब करती है। यहाँ देख लो 30% तक टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है एटमॉस्फेयर से। और एक और काम करता है एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है? स्कैटरिंग, फैला देता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, डस्ट पार्टिकल फैलाते ज़्यादा हैं। तो इसी फैलाने की वजह से जो स्काई का कलर हमको दिखता है ब्लू, या सुबह शाम हमको जो रेडिश स्काई दिखता है, वो सब स्कैटरिंग की वजह से है। तो या तो वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, स्कैटर भी कर देंगे तो धरती तक ज़्यादा नहीं पहुँचेगी, तो इंसोलेशन कम हो जाता है। रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस स्पेस में तो इंसोलेशन हम तक इतना नहीं पहुँचेगा। एब्जॉर्ब खुद ही कर लेंगे, हम तक पहुँचाएंगे ही नहीं, तो भी इंसोलेशन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम बादल हो जाते हैं तो हम तक ठंडक हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि बादल बीच में आ गए। कभी तेज गर्मी में भी सिर्फ बादल आ जाएं, बारिश भी नहीं आ रही, सिर्फ बादल आ जाए, तो भी आपको ठंडक फील होने लग जाती है, इंसोलेशन कम हो जाता है बिकॉज ओके, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और चौथा काम जो करते हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, वो करते हैं एनर्जी को कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन। जैसे कि गर्मी है एटमॉस्फेयर में, वाटर ने वो गर्मी ली, वाटर वेपर बनाया, ऊपर भेज दिया, तो ये लेटेंट हीट लेकर के वो चले गए और एटमॉस्फेयर ठंडा कर गए। तो वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे? इंसोलेशन को ट्रैप कर लेंगे और इंसोलेशन को ज़मीन तक नहीं आने देंगे, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करके रख लेंगे लेटेंट हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 4 काम करता है एटमॉस्फेयर। और इसलिए अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल ज़्यादा होंगे, डस्ट के, गैसेस के, वेपर्स के, तो ये सारे ही काम एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगे। जितने क्लियर स्काई होंगे उतना इंसोलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एटमॉस्फेयर अगर क्लियर हो, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं है, ज़्यादा बादल नहीं है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा नहीं है, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर है, हमारे पास इंसोलेशन बहुत ज़्यादा आएगा। थोड़े बहुत आपको क्लाउड्स दिखेंगे, अगर डस्ट पार्टिकल दिखेंगे तो इंसोलेशन उतना रुकेगा, और बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगा या बहुत ज़्यादा डस्टी होगा, स्मोकी होगा, तो इंसोलेशन और ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा। मैं इंसोलेशन की बात कर रही हूँ, मैं धरती से बाहर जाने वाले रेडिएशन की अभी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। जो अर्थ रेडिएट करती है
ये सारा डस्ट पार्टिकल क्लाउड्स उनको ट्रैप करके गर्मी बढ़ाते हैं। लेकिन मैं अभी इस वाले रेडिएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सन से आने वाले रेडिएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। वो जो अर्थ रेडिएट करती है ना, उसको हम टेम्परेचर में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, या हीट बजट में भी पढ़ेंगे। सो एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा एटमॉस्फेयर, यानी कि कम पार्टिकल्स होंगे, उतना मोर इंसोलेशन हम तक पहुंचेगा। जितना लेस ट्रांसपेरेंट होगा, यानी क्लाउड्स होंगे या फिर वाटर वेपर होंगे, ऐश और डस्ट होगी, उतना कम इंसोलेशन हम तक पहुंचेगा। और इसका इम्प्लीकेशन हमको देखने को मिलता है इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे। अब आप जानते हो कि जो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये वाला जो रीजन है पर्टिकुलरली, यहाँ पे मैक्सिमम सीधी किरणें आती हैं सन की अर्थ तक, है ना, सीधी परपेंडिकुलर रेज आती है इक्वेटर पे पर्टिकुलरली और उसके आसपास, इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन पे। लेकिन जब हम बात करें इंसोलेशन की, तो इंसोलेशन मैक्सिमम ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं होता, सब ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। लाइट किरणें परपेंडिकुलर आ रही हैं, रेडिएशन परपेंडिकुलर आ रहा है, फिर भी इंसोलेशन मैक्सिमम यहाँ क्यों नहीं है, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्यों है? इसका कारण है एटमॉस्फेयर। ये देखो, ये जो आपको पिंक बेल्ट दिख रही है, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ये जा रहा है इक्वेटर, इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर नीचे तक ये वाली बेल्ट को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ तक वाला, ये इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिक्स। आपको ध्यान है जब मैंने आपको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पढ़ाए थे, ध्यान है, जितने भी, ये देखो, ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जा रहे आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला, है ना। और ये देखो जितने भी डेजर्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हैं, सिमिलरली ये सब ट्रॉपिकल रीजन है और यहाँ पे भी आपको डेजर्ट्स दिख रहे होंगे, है ना। तो डेजर्ट है मतलब बादल ही नहीं है, बारिश ही नहीं है, पानी नहीं है, स्काईज बिल्कुल क्लियर है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसोलेशन आता है। और जबकि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बादल बहुत बनते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है, वाटर वेपर बहुत है, बारिश बहुत होती है, इन सब की वजह से इंसोलेशन ब्लॉक होता है। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस बेल्ट पे, है ना, तो इंसोलेशन ब्लॉक होता है। और यही रीज़न है कि क्लियर स्काईज की वजह से इंसोलेशन इज मैक्सिमम इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल दो द सन इज शाइनिंग ओवरहेड ऑन द इक्वेटर एंड सब ट्रॉपिक्स, वो परपेंडिकुलर उसकी रेज आती हैं, इंसिडेंस आता है, 90 डिग्री इंसिडेंस आता है, फिर भी इंसोलेशन मैक्सिमम यहाँ क्यों नहीं है? आंसर इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो इक्वेटर कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन रिसीव करता है ट्रॉपिक्स के मुकाबले, और ट्रॉपिक्स सब ट्रॉपिक्स के मुकाबले। मैक्सिमम इंसोलेशन है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, क्योंकि क्लाउडीनेस बिल्कुल नहीं होती, क्लियर स्काइज हैं। और अगर आप सेम लैटिट्यूड में भी धरती और पानी पे कंपेयर करो तो ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ मिलेगा? लैंड सर्फेसिस पे मिलेगा, वाटर सर्फेसिस पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जब इंसोलेशन आता है वाटर वेपर बनते हैं और वो वही बादल, वाटर वेपर, ये सब इस जगह के इंसोलेशन को रिड्यूस कर देंगे। सेम लैटिट्यूड पे भी इंसोलेशन इज मोर over the continent than the oceans, यही रीजन है, एटमॉस्फेयर इज द रीजन, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्टली फॉरेस्ट कैनोपी, ये होती है कैनोपी, पूरा आच्छादित वन के पूरी पत्तियों से ढक गया है, पेड़ की पूरी जो बाहर का कैनोपी होता है, लेयर होता है, तो धरती तक आने ही नहीं देता है इंसोलेशन को ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा तो एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए और काफ़ी सारा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और इसी वजह से आप पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको छाया फील होती है ना। सो मोर फॉरेस्ट और ट्री कवर, मोर रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसकी वजह से लेस इंसोलेशन। एंड विद दिस आई रियली होप आपको सारे फैक्टर्स समझ में आए होंगे, सोलर एक्टिविटी से लेकर के उसके बाद आपकी इंक्लिनेशन, पेरीहीलियन, एपीहीलियन, एटमॉस्फेयर, टिल्ट, ये जो भी चीज़ें, फॉरेस्ट कवर, ये सब जो भी हमने बात किया, रियली होप इंसोलेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम तक पहुंचता है और क्या क्या फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसका टेस्ट ज़रूर से दीजिएगा, एक रिविजन टेस्ट ऐप के ऊपर जाकर के, और पीडीएफ आपको parchamclasses.in पे इंसोलेशन के दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड मिल जाएगा। और अगर आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो आपको मिल चुका होगा उस सब्सक्रिप्शन में। एंड बी कूल, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, सी यू वेरी सून इन अनदर लेक्चर। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।